जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भावांतर योजना को लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंजीयन किया है और भावांतर योजना का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये भी फीडबैक आ रहा है कि नीचे से किसानों को कि उनकी जो हमारी पूर्व घोषित योजना है कि हम अपनी मंडी में भी अच्छा भाव दिलाएंगे और मंडी के भाव के बाद का डिफरेंस अमाउंट जो 5,328 तक हमको देना है वो हम दे के रहेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसान को जो बाकी उपार्जन में लंबी लाइन में लगना पड़ता था, तुल कांटे से लेकर के कई कठिनाई होती थी, वो सब चीज़ से निजात मिलेगी। लेकिन हमने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर में भी जैविक खेती को भी बढ़ावा दें, क्योंकि जब हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं प्राकृतिक खेती भी बढ़ना चाहिए और इनके पंजीयन करके, क्योंकि इसमें दोहरा लाभ रहता है। हमारे पशुपालन के आधार पर जैविक खाद भी अपने पास उपलब्ध रहता है और उसी के आधार पर एग्रीकल्चर में जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसके पंजीयन करा लेते हैं, तो पंजीयन के आधार पर किसानों को भारत सरकार के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से अलग से लाभ भी मिलता है। उद्यानिक फसलों के बारे में भी अच्छी बात हुई है। इसमें उद्यानिक फसलों से किसानों की कम भूमि में भी अच्छी लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए गुना के अंदर गुलाब की खेती के प्रेजेंटेशन बताया है। अब हमने कहा गुलाब की खेती गुना में हो रही है, और भी ऐसे फूलों की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत अच्छे से इस पे बात हुई। ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई को भी बढ़ावा देने पे हमारा जोर है, क्योंकि इसमें बूंद बूंद पानी बचता है। बड़े पैमाने पे जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है तो सिंचाई के रकबे में भी हम स्प्रिंकलर से और नीचे तक एक एक बूंद बचा करके अधिकांश खेती के अंदर सिंचाई का रकबा भी बढ़ाएं और उसको लाभ दिलाएं। प्रत्येक जिलों में कहा गया भाई, चूंकि प्राकृतिक खेती जैविक खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो खेती के लिए उत्पादों का बाजार भी निर्मित करें, ताकि एक सप्ताह में एक दिन के लिए वो उत्पाद भी बेचने की जगह हो जाए, वहाँ वो अपना प्रॉपर माल बेच सके। तो ये जो किसान उत्पादन करते हैं उससे उनका लाभ मिलेगा।